नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का पूरा फोकस नोवा एनएफटी की उस हालिया कॉर्पोरेट घोषणा पर है जिसमें उन्होंने नैस्डैक पर अपनी प्रपोज्ड लिस्टिंग का पूरा रोडमैप शेयर किया है। ये सारी जानकारी सीधे कंपनी के ऑफिशियल डेटा से ली गई है ताकि इस प्रोसेस के पीछे के दावों को बिल्कुल क्लियरली समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। इस पूरी घोषणा का जो अल्टीमेट गोल है वो बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस है, और वो है 30 जून तक नैस्डैक एक्सचेंज की घंटी बजाना। ये कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि एक पब्लिक कंपनी बनने का एक बहुत ही स्पष्ट इरादा है। ये इतनी टाइट डेडलाइन है जो आगे के पूरे कॉर्पोरेट रोडमैप को एक जबरदस्त स्पीड देती है। इस चर्चा को बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम इसे 4 मेन हिस्सों में बांटेंगे। पहला, नियामक या रेगुलेटरी बाधाओं को पार करना। दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर। तीसरा, जून की वो बड़ी टारगेट डेट। और चौथा, आने वाले यूजर रिफॉर्म्स। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। ये रहा एक बर्ड्स आई व्यू। शुरुआत होती है 17 अप्रैल को SEC सबमिशन के साथ, फिर 1 मई को गवर्नेंस और बोर्ड का गठन, और आखिर में 30 जून का टारगेट लिस्टिंग बेल। एकदम क्लियर और फास्ट पेस्ड टाइमलाइन। तो चलिए पहले फेज पर आते हैं, नियामक बाधाओं को पार करना। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक 17 अप्रैल को ही नैस्डैक के लिए SEC रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जमा कर दी गई थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन डॉक्यूमेंट्स की स्पेसिफिक लिस्ट। इसमें एक डिटेल्ड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अप्रूवल मिल चुका है, जो कि सच में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और यहाँ ये नंबर 3 बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। यह उन 3 सालों के ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दर्शाता है जो 17 अप्रैल की फाइलिंग में दिए गए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के इस अनस्टेबल मार्केट में किसी भी बड़े एक्सचेंज को लगातार 3 साल का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल इतिहास दिखाना कंपनी की स्टेबिलिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर। 1 मई को जो 2 बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस हुए उन्हें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस के रूप में बताया गया है। पहले स्टेप में एक नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर ग्रुप को ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया गया, और उसके तुरंत बाद दूसरे स्टेप में लिस्टिंग एप्लीकेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए। ये बिल्कुल एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी की तरह लगता है। लेकिन बात सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा करने पर खत्म नहीं होती। कंपनी को उम्मीद है कि एक्सचेंज अब उनके फाइनेंशियल स्टेटस का एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करेगा, और इसके लिए करीब 4 से 6 हफ्ते का समय लगने की उम्मीद है। ये टाइम फ्रेम पहली इंक्वायरी और फाइनल अप्रूवल के लिए सेट किया गया है। तो बेसिकली इस पूरे सफर में ये एक बहुत ही क्रूशियल वेटिंग पीरियड है। अब आते हैं तीसरे और सबसे बड़े पॉइंट पर, जून की टारगेट डेट। ये स्टेटमेंट कंपनी के उस कमिटमेंट को फिर से कंफर्म करता है। उनका दावा है कि वे वॉल स्ट्रीट पर इस डेब्यूट को इंश्योर करने के लिए अपनी सारी तैयारियों को टॉप गियर में डाल चुके हैं। इसके साथ ही इस घोषणा में यूजर्स के भरोसे और टीम की लगातार मेहनत के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया गया है। ऐसे बड़े कॉर्पोरेट मूवमेंट्स में इस तरह की अप्रोच एक काफी कॉमन पर इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी होती है। और अब आखिरी हिस्सा, आगामी उपयोगकर्ता सुधार यानी अपकमिंग यूजर रिफॉर्म्स। ये उनकी एग्जैक्टली वही वर्डिंग है जो अनाउंसमेंट में यूज की गई है। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि स्टेक होल्डर्स के लिए बड़े बदलाव बिल्कुल सामने हैं। यहाँ साफ तौर पर पार्टिसिपेशन थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करने की बात कही गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे कंपनी एक पब्लिक लिस्टिंग की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे प्लेटफॉर्म के काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल रहा है। इस नए ट्रांजिशन के लिए तैयार रहने के लिए घोषणा में कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यूजर्स को बताया गया है कि वे इन नए थ्रेशोल्ड्स को समझें, फ्यूचर पार्टिसिपेशन की अच्छी तरह प्लानिंग करें और आने वाले बेनिफिट्स के लिए खुद को रेडी रखें। अगर इसको आसान शब्दों में कहें तो कंपनी अपने इकोसिस्टम को वॉल स्ट्रीट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ढालने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ये बड़े वॉल स्ट्रीट वाले मैन्यूवर्स सीधे तौर पर आम यूजर्स को अफेक्ट करते हैं। एक तरफ SEC फाइलिंग्स, बोर्ड फॉर्मेशन और एक्सचेंज रिव्यूज जैसे हाई लेवल कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, और दूसरी तरफ इसका असर उन पर पड़ता है जो रोजाना प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे थ्रेशोल्ड्स में बदलाव और नए यूजर रिफॉर्म्स। ये दोनों चीजें आपस में कितनी गहराई से कनेक्टेड हैं, ये देखना सच में फैसिनेटिंग है। इस पूरे रोडमैप को डीकोड करने के बाद
अब एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे नोवा एनएफटी एक पब्लिक एंटिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, रियल वर्ल्ड में इन बदलती हुई पार्टिसिपेशन लिमिट्स का एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स पर आखिर क्या असर होगा? ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन इन कॉर्पोरेट बदलावों और इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर सोचने के लिए ये एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है।